मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बीना में दो हस्बैंड वाइफ रहते थे। दोनों ही सरकारी डॉक्टर थे और उनका एक बेटा भी था प्रतीक, जो कि पटना में अपनी MBBS की तैयारी कर रहा था। वो रात को अपने पेरेंट्स को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि वो अगले दिन घर पे आ रहा है कुछ दिनों के लिए। और उस कॉल के दौरान उसके पेरेंट्स बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। तो प्रतीक अगले दिन अपने घर पे आता है और वो हैरान हो जाता है पहले तो ये देख के कि मेन गेट खुला हुआ है। वो अंदर जाता है फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ उसके पेरेंट्स का बेडरूम था। वो ये देख के शॉक हो जाता है कि उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया। 2 पेज का सुसाइडल नोट मिलता है जिसपे लिखा था कि उन्होंने प्राइवेट बैंक से कुछ लोन लिया था अपनी जरूरतों के लिए, जिसे वो अब चुका नहीं पाते। NDTV की रिपोर्ट शो करती है कि इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा सुसाइड्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। हर 1 लाख लोगों में से लगभग 12.5 लोग सुसाइड कर लेते हैं और इसमें से डेप्थ रिपेमेंट का नंबर बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि 86% से भी ज्यादा सैलरीड हाउसहोल्ड्स लोन में है और ये लोन 25 लाख रुपए तक का है, जबकि ये डेटा 2022 में 81% का था। They found that India's household debt is at a record. How much? Almost 40% of the GDP. अब कुछ लोग कहेंगे कि इंडियन आईफोन भी तो लोन पे खरीदते हैं, पर रियलिटी ये है बैंक बाजार ने 1500 से भी ज्यादा इंडियंस पे सर्वे किया था, जिसमें उन्हें ये पता चला है कुछ लोग अपने रोजमर्रा के खर्चे जैसे बिजली पानी के बिल, राशन का सामान, इन जैसी बेसिक जरूरतों की चीजों के लिए भी लोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन हमारी गवर्नमेंट का भी यही कहना है कि लोन के बोझ की वजह से कोविड से पहले 2018 से 2022 के बीच में सिर्फ 2 साल के अंदर 25,000 से भी ज्यादा सुसाइड्स हुए हैं। एक रिसर्च बताती है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहने वाले इंसानों को 20 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं बाकी दूसरे स्ट्रेस से कि वो सुसाइड करें। India's middle class, once thriving, is now struggling with economic challenges that have changed the way how they spend. एक और स्टडी ये बताती है कि पूरे 40 करोड़ लोग हिंदुस्तान के एक मेडिकल इमरजेंसी दूर है बैंकक्रप्ट होने के। So to recap, Indians are taking more loans and they're saving less. और ये सभी डेटा एक ही तरफ इशारा करते हैं इंडिया की बढ़ती महंगाई। India's retail inflation surged to a 14-month high of 6.21% in October 2024, up from 5.49% in September. This sharp rise in inflation is largely driven by food prices. India's October inflation came in at 6.21%. That's a 14-month high. It's also way above the target. और हैरानी की बात तो ये है इंडिया में इन्फ्लेशन स्पेसिफिकली फूड और हाउसिंग मार्केट में बढ़ रही है, जो कि बेसिक नीड्स होती हैं हर एक इंसान की। अभी जो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ अपनी करंट इंडियन इकोनॉमी का, ये सभी वो चीजें जो हमें न्यूज के द्वारा बताई जाती हैं। असल में सभी के नीचे ऐसे क्वेश्चंस मौजूद है जिसे कोई आम इंसान ना ही जानता है और इसी वजह से ना ही कभी पूछता है। क्वेश्चंस जैसे आखिर पैसे को कौन, क्यों और किस किस फॉर्म में छापता है। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है क्योंकि सिर्फ कस्टमर और गुड्स की सप्लाई और डिमांड इन्फ्लेशन नहीं बढ़ाती, उसे मनी की सप्लाई से भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। और आखिर क्यों इन्फ्लेशन, क्राइसिस और किसी भी तरह से करेंसी की डिवैल्यूएशन होने से बिग इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट और अमीर लोगों का फायदा होता है। और भी बहुत सारे आंसर्स है जो आप इस डॉक्यूमेंट्री में जानोगे। ये चीज बाहर के देशों की पब्लिक अच्छे से समझती है और अपनी गवर्नमेंट से सवाल भी पूछती रहती है, बट अनफॉर्चुनेटली काफी कम इंडियंस इन चीजों को समझ पाते हैं, इसलिए वो आसानी से पॉलिटिशियंस की बातों में आ जाते हैं। इस वीडियो को बनाने में मुझे महीनों की रिसर्च लगी है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में कुछ भी बताते समय मैं जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अनबायस रहूं। बस इसी वजह से मैं सारे सोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप अपने आप वेरीफाई कर सको। तो चलो अब इस डॉक्यूमेंट्री को चालू करते हैं। अभी भी लोगों को लगता है कि इकोनॉमी में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी मौजूद है कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें कोई तरीका ढूंढना होगा दूसरों को लूटने का, क्योंकि मनी इकोनॉमी के अंदर फिक्स्ड है। लाइक हिस्ट्री में भी तो यही होता था, जो राजा महाराजा लोग थे वो भी यही तो करते थे। हमारी इंडियन हिस्ट्री में ही देखो, नंदा डायनेस्टी ने सालों पहले अपने ही लोगों के ऊपर लेदर, पेड़ और पत्थरों तक पे टैक्स लगा रखा था। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पेड़ और पत्थर तक पे लोगों को टैक्स देना पड़ता था। और अगर हम अपनी करंट इंडियन इकोनॉमी पर आए और यही कहें, देखो अभी भी तो यही होता है, अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब बनते जा रहे हैं। इसका मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है इकोनॉमी में। तो अगर ऐसा है तो कैसे इंडिया की नेटवर्थ 2010 में $6,810 बिलियन थी, जो 2020 में बढ़ के $12,688 बिलियन हो गई। ये 10 सालों में डबल कैसे होगी अगर मनी फिक्स्ड है इकोनॉमी में। ऐसा भी नहीं कह सकते कि इंडिया ने बाहर से पैसे कमाए हैं, क्योंकि इंडिया के इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा है पिछले कुछ डेकेड से। तो आखिर नेटवर्थ कैसे बढ़ गई इंडिया की? चलो इससे ये तो पता चल गया कि मनी इकोनॉमी के अंदर फिक्स्ड अमाउंट में नहीं है जिसे गरीब और अमीर को आपस में बांटना है, यानी हर साल नया पैसा देश में छप के मार्केट में मिलाया जाता है। पर आखिर ये पैसा बनाया कैसे जाता है और इसे मार्केट में ऐड कैसे किया जाता है?
अब काफ़ी लोगों का यहाँ पे ये मानना है कि बिजनेस मनी क्रिएट करता है। तो चलो देखते हैं कि आखिर कैसे ये क्रिएट कर सकता है। चलो मान लो पूरी टोटल इंडियन इकोनॉमी के अंदर 1 लाख रुपए है, तो आखिर कोई भी बिजनेस किसी भी तरीके की वैल्यू दे के इस 1 लाख रुपए को बढ़ा कैसे सकता है? ये नियरली इम्पॉसिबल है। आपने ये वारिकू सर की क्लिप जरूर देखी होगी, जिसमें ये बताते हैं कि आप 10 रुपए की मैगी लें और उसे अच्छे से कुक करके किसी को 50 रुपए में खिलाएं, तो आपने 40 रुपए की वैल्यू क्रिएट कर दी है। फिर धीरे धीरे जैसे बड़े हुए, मुश्किलों का सामना किया, तो ये रियलाइज़ हुआ कि यार पैसा जो है ना वो बनाया जाता है और उसको बनाने का तरीका वैल्यू होता है। आप किसी भी चीज़ में अगर वैल्यू क्रिएट करते हैं तो उससे धीरे धीरे पैसे की उपज बन सकती है। लेकिन आपने किसी के लिए वैल्यू क्रिएट करी जिसकी वजह से वो आपको पैसे देने के लिए तैयार हो गए, एंड वो पैसा ऑलमोस्ट आउट ऑफ थिन एयर निकल के आया है। एंड उसी के चलते देयर इज अ इकोनॉमिक फ्लाईव्हील दैट गेट्स अनलॉक्ड। एक कैपिटल अनलॉक होना शुरू हो जाता है। मतलब अगर थोड़े पैसे बन गए तो उन्हीं पैसों को यूज करके और भी पैसे बन सकते हैं। मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि इकोनॉमी के अंदर ये 40 रुपए नए क्रिएट नहीं हुए, किसी भी वैल्यू से ये भी डिस्ट्रीब्यूट ही हो रहे हैं। अभी भी इकोनॉमी के अंदर उतना ही पैसा मौजूद है, आपकी दी हुई वैल्यू सिर्फ आप ही के लिए मनी क्रिएट कर रही है, इकोनॉमी के लिए नहीं। आपने सामने वाले के पैसे लिए हैं, कोई नया पैसा क्रिएट नहीं हुआ, उसे बस उसके बदले वैल्यू मिल गई। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ही है। चाहे आप 10 रुपए के पैकेट से 50 रुपए की मैगी बनाओ या अपने ही घर में बैठे बैठे करोड़ों की पेंटिंग बना दो, और इन दोनों ही केस में जो सामान को खरीदेगा वो अपना पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे, ओ कम ऑन, ये इतना भी हार्ड नहीं है, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये पैसा क्रिएट करता है। तो आप हैरान होने वाले हो, क्योंकि जितना भी पैसा आपके, मेरे और हम सब इंडियंस के पास है, इसमें से सिर्फ 16% है जो RBI ने छापा है, बाकी 84% पैसा RBI ने नहीं छापा। इवन ये डेटा भी RBI का है। आपने ये सुना होगा कि अगर किसी भी देश ने बहुत सारे पैसे छाप दिए गरीबी मिटाने के लिए, तो महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे जो गरीबी है वो मिटने की बजाय गरीब और भी ज्यादा गरीब हो जाएंगे। या आपने ये जरूर सुना होगा कि जिस मार्केट में कंपटीशन ज्यादा होगा उस मार्केट में सामान सस्ते दामों में मिलेंगे। पर आखिर ये प्रोसेस वर्क कैसे करता है? तो देखो, इसे मैं एनिमेशन के थ्रू सिंपली एक फिगर बना के दिखाऊंगा, जो कि ना कि सिर्फ इकोनॉमी, बिजनेस इन पे ही नहीं बाकी जगहों पे भी काम आएगी। अब होता क्या है कि अगर किसी चीज की सप्लाई कम है डिमांड से, तो प्राइसेस बढ़ने लगेंगे, क्योंकि कस्टमर ज्यादा है पर सामान कम है, तो जो सामान है वो महंगे दामों में मिलेंगे। पर अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस भी कम हो जाएंगे। अब ये चार्ट बिजनेस के लिए तो सही है, पर इकोनॉमी के लिए काम नहीं आता, तो इसी वजह से हम इस चार्ट को नहीं समझेंगे। अब इस तरह से देखो, जो ये वाली लाइन है ये मनी सप्लाई की मूविंग एक्सेस है, जो बताएगा कि मार्केट में कितनी मनी सप्लाई है। अगर ये लाइन राइट साइड बढ़ी तो इसका मतलब है कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ रही है, अगर ये लेफ्ट साइड बढ़ी तो इसका मतलब है मार्केट में मनी सप्लाई कम हो रही है। इसी तरह से PPM वाला एक्सेस भी है। PPM यानी परचेजिंग पावर ऑफ मनी, यानी अगर आपको 2020 में एक ब्रेड का पैकेट 50 रुपए का मिलता था, जो अब 2025 में 100 रुपए का हो गया, यानी इसका मतलब आप आज से 5 साल पहले 50 रुपए में एक ब्रेड का पैकेट खरीद सकते थे, पर अब 5 साल बाद आप 50 रुपए में सिर्फ आधा ही ब्रेड का पैकेट खरीद सकते हो। तो यहाँ पे इसका मतलब कि आपके मनी की वैल्यू कम हो चुके हैं इन 5 सालों में, क्योंकि अब आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है सेम सामान को खरीदने में। अब इसी के साथ एक चीज और है, जो है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। जैसे ही परचेसिंग पावर कम हो मनी की, तो इसका मतलब है कि साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। जैसा कि हमने अपने ब्रेड के एग्जाम्पल में देखा था, ये दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट वर्क करती है। अगर परचेसिंग पावर बढ़ेगी मनी की तो इन्फ्लेशन कम होगी, और अगर परचेसिंग पावर कम होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ये इतना ही आसान था। इस फिगर में ये जो PPM है ये अप और डाउन मूव करता है। अब बस आखिरी चीज बची है, जो है डिमांड। ये ऐसे ही हॉरिजॉन्टली पड़ी रहती है। इसका रीज़न ये है कि आप इसे पूरी तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये सप्लाई और PPM से ही कैलकुलेट करी जाती है। जब मनी सप्लाई और PPM डिमांड के इक्वल होते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं और इसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। और अगर मनी की सप्लाई किसी वजह से ज़्यादा हो जाए तो ये सरप्लस ट्रायंगल क्रिएट करेगा। तो इसे सही करने के लिए इकोनॉमी खुद ब खुद रिएक्ट करती है और महंगाई बढ़ जाती है, यानी परचेजिंग पावर कम हो जाती है इसी बढ़ी हुई मनी सप्लाई को खर्च करने की वजह से। और अगर मनी सप्लाई कम हो जाती है, हाँ, आज की इकोनॉमी में ना कि सिर्फ मनी सप्लाई ज़्यादा हो सकती है बल्कि कम भी करी जा सकती है। और जब ये कम हो जाती है तो शॉर्टेज ट्रायंगल क्रिएट होता है, यानी मनी की सप्लाई डिमांड से कम है। तो जब ऐसा होता है तो खुद ब खुद मनी की परचेजिंग पावर बढ़ने लगती है, यानी इन्फ्लेशन कम हो जाती है। बस अब इसी तरह से जब PPM भी मूव करता है तो भी यही होता है, ये भी शॉर्टेज और सरप्लस क्रिएट करता है। ऐसे ही जब डिमांड मूव करती है तो भी ये शॉर्टेज और सरप्लस क्रिएट करती है।
बस इतना ही था टेक्निकल स्टफ इस डॉक्यूमेंट्री का। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इट्स ओके, आप इस चैप्टर को दोबारा देख सकते हो। पर अभी के लिए चलो अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप आज से 8000 साल पहले होते और मान लो अब आपको कोई चीज़ खरीदनी है, तो उसके लिए आपको किसी करेंसी की जरूरत नहीं है और ना ही किसी प्रेशियस मेटल लाइक गोल्ड और सिल्वर की जरूरत है। बस आपको किसी दूसरे सामान की जरूरत है, क्योंकि उस समय पे लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते थे, जिसमें सामान के बदले सामान देना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप केले बेचते हो और आपको सेब चाहिए, तो आपको किसी दूसरे इंसान को ढूंढना होगा जिसे केले चाहिए और वो सेब बेचता हो। और इसमें यही तकलीफ है कि आपको ढूंढना होगा किसी दूसरे इंसान को जिसकी ट्रेड इंटरेस्ट आपसे मैच करती है। और भी बहुत सारी दिक्कत है, जैसे आपको पता नहीं है कि आपके सामान का दाम क्या है, क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग सामान बेच रहा है, तो इससे लड़ाई बहुत होती थी उस समय पे। फिर भी ये सिस्टम लगभग 1500 साल तक चलता है, जिसके बाद लोग सॉल्ट, पेपर, राइस इन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगते हैं चीज़ों को खरीदने बेचने के लिए, क्योंकि ये आइटम लगभग हर एक को चाहिए था और ये आसानी से खराब नहीं होती थी। तो उस समय में पैसे के रूप में यही चीज़ें चलती थी। लोग अपने घर में चावल और नमक की बोरियां रखते थे, चाहे वो उन चीज़ों को खाते ही ना हो। पर फिर भी दिक्कत थी, क्योंकि ये छोटी चीज़ के लिए तो सही था, पर अगर किसी बड़ी ट्रेड को करना होता तो काफ़ी ज़्यादा बोरियां लगती। इसी वजह से लोग प्रेशियस मेटल लाइक गोल्ड और सिल्वर की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि इन्हें ना तो कभी ख़त्म किया जा सकता था, मतलब आप कभी सोना और चांदी जैसी चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते। जो हजारों सालों पहले सोना खोदा गया है वो भी आज भी हम लोगों के पास है। बस इसी वजह से लोग सोने का इस्तेमाल करने लगे। तो करीब आज से 2600 साल पहले जो ये टर्की है, ये उस टाइम पे एक किंगडम था जिसका नाम लाडिया था। इसी के अंदर अलाइट्स नाम के इस राजा ने दुनिया में सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स बनाए। ये कुछ ऐसे दिखते थे जो इन्हीं के किंगडम में रहने वाले लोग सामान की बिक्री और खरीदी के लिए इस्तेमाल करते थे। जिसके बाद कुछ ही सेंचुरी में ये सिस्टम पूरी दुनिया में फैल जाता है और इसमें पूरी तरह से राजाओं का फायदा था। ये सिस्टम ट्रेड को सिंप्लीफाई करने के लिए तो बनाया था, पर 54 से 68 एडी में नीरो नाम के ये एक रोमन एम्परर ने एक तरीका ढूंढा मनी सप्लाई को बढ़ाने का, बिना और ज्यादा सिल्वर को माइन करे। क्योंकि अगर आप मनी सप्लाई बढ़ाना चाहते हो तो आपको खदानों में से सोना और चांदी खोदना होगा, तभी आप जाके मनी सप्लाई बढ़ा पाओगे। पर नीरो इन्होंने क्या किया कि जब ये राजा बने तो इन्होंने अपनी प्रजा को बुलाया और उनसे कहा कि आप अपने सोने और चांदी के सिक्के हमें दे दो, हम उसमें से पुरानी मोहर को हटा के नई मोहर लगाएंगे, क्योंकि जो अब राजा हैं वो नए आ चुके हैं। तो लोगों ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने अपने सोने के सिक्के तुलवाकर और गिनवाकर राजा को दे दिए और राजा के मजदूरों ने उन्हें पिघाल के उसमें दूसरे धातु मिला दिए और उन सिक्कों पे नई मोहर लगा के वापस लोगों को तुलवा के और गिनवा के दे दिए, बिना ये बताए कि वो सिक्के पूरे असली धातु से नहीं बने हैं। अब इससे राजा अमीर बनता, क्योंकि उसके पास बहुत सोना बचा था जिसके वो सिक्के बना के खर्च कर सकता था, और ऐसा हर एक नया राजा करता था। इस चार्ट को देखो, ये रोमन डायनेस्टी के हर एक एम्परर का है। ये लाइन दर्शाती है कि कितने % चांदी बची है उनके राज्यों के सिक्कों में। तो पहले राजा ने सिर्फ 10% चांदी लूटी थी, पर आगे देखो आने वाले राजाओं ने सिर्फ 5% चांदी छोड़ी है पूरे सिक्कों में। और इन राजाओं में मार्कस ऑरेलियस का भी नाम था। इनफैक्ट इस चार्ट के 5वें राजा ने मरने से पहले कहा था अपने बेटे को, जो अगला राजा बनने वाला था, कि सिर्फ सैनिकों को अमीर बनाओ, बाकी सब पे ध्यान भी मत दो। और जैसा कि हमने अपने पुराने चैप्टर में देखा था कि जब मनी की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसके साथ ही साथ परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है मनी की, जिससे महंगाई बढ़ जाती है। और ये बात ध्यान से सुनना, जो मनी सप्लाई बढ़ाता है उसके पैसे खर्च करने के बाद ही महंगाई बढ़ती है। यानी जिसने मनी क्रिएट करा है वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकता है, क्योंकि उसके पैसे खर्च करने से पहले मनी सप्लाई उतनी की उतनी थी। और इस चीज के बारे में रोमन ऑफिसर्स को पता था, तभी उनमें से एक ने अपने सर्वेंट को ये लिखा था, जल्दी मेरे सारे पैसे लो और कुछ भी सामान खरीदो, चाहे वो किसी भी दाम में मिले। आप इस चार्ट में देख सकते हो इस राज्य में महंगाई सिर्फ 150 सालों के अंदर कितनी जोर से बढ़ी। पर ये वो पहली बार था ह्यूमैनिटी में जब इंसानों को पता चला कि अगर हम सब मिलके किसी भी चीज को बिलीव करें तो वो मनी का रूप ले सकती है, जैसे नकली सिक्कों को वहां के लोग असली मान रहे थे। ऐसे ही धीरे धीरे देखना कि यही मॉडल हजारों साल बाद भी रूप बदल के हमारे ही पैसों से नकली नया पैसा बनाया जाता है। 1660 में लंदन 4th लार्जेस्ट सिटी बन चुकी थी, थैंक्स टू इट्स स्टेटस एज अ हब ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो यहाँ पे कुछ ही सालों में लोकल्स को सोने के व्यापारियों पर भरोसा हो गया था। वो लोग अपना सोना व्यापारियों के पास रखवाते संभाल के रखने के लिए। इसके बदले व्यापारी एक रिसिप्ट देते जिसमें लिखा हुआ था कि उनके पास आपका कितना सोना मौजूद है। वो रिसिप्ट आप जाके किसी और को भी देते, वो भी आपका सोना वहां से निकाल सकता था। मतलब एक तरह से ये जो कागज ही था ये भी एक करेंसी की तरह ही एक्ट करने लगा था।
मतलब एक तरह से अब आपको सोना ले जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जब भी कुछ भी खरीदोगे उसके बाद आप इन्हीं रिसिप्ट्स को उन्हें दे दोगे, उन बिजनेसमैन को। बाय द वे इसे रिसिप्ट्स या फिर IOU कहते हैं। वो बिजनेसमैन जैसे आपने रिसिप्ट दी है, वो खुद जाके सोने के व्यापारियों से अपना सोना निकलवा सकता है आपकी दी हुई रिसिप्ट्स पे। सिर्फ 10 साल के अंदर 44 से भी ज्यादा गोल्ड स्मिथ्स यही काम लंदन के अंदर करने लग गए थे। पर ये उन सोने के व्यापारियों ने इसलिए किया था क्योंकि वो लोगों के दिमाग में अपना विश्वास बनाना चाहते थे, क्योंकि वो सोने का कारोबार करते थे। पर अब ज्यादातर लोग उनसे सोना लेने आते ही नहीं, क्योंकि लोगों के दिमाग में अब इतना विश्वास बन चुका था कि वो अपने घर में उस रिसीप्ट्स को ही उठा के रखते। हर एक इंसान को पता था कि हम जब चाहें तब अपना सोना निकाल सकते हैं, तो लोग निकालते ही नहीं थे। इस विश्वास की वजह से उनके पास अब ऐसे ही सोना पड़ा रहता था, तो उन्होंने अब लोन भी देना चालू कर दिया था। वो सोना लोन पे देते आम लोगों को, उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते जिससे उनकी कमाई होती। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो जब भी सोना लोन पे देते तभी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाती। अब ये इसलिए होता है क्योंकि वो ऑलरेडी उन सोने के ऊपर रिसीप्ट्स बना के लोगों को दे चुके थे, उनका सोना संभाल के रखने के लिए। तो इसलिए जब भी उन्होंने सोने को लोन पे देना चालू कर दिया था, तो ऑटोमेटिकली मनी की सप्लाई बढ़ने लग गई। और अभी तो हमने मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट भी नहीं किया, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अभी एक चीज है जो जाननी जरूरी है, ये जो मॉडल है ये फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम है। इस सिस्टम की ये कमजोरी होती है कि जब भी लोग अपना सोना एक साथ निकालना वापसी चालू कर दें, तो ये इनके पास सोना तो ऑफकोर्स है नहीं सारा का सारा, तो ये सिस्टम यहीं पे क्रैश हो जाएगा। और ऐसा होता भी है। 1660 में इंग्लैंड की डच के साथ वॉर हो रही थी, जिसमें इंग्लैंड की जो शाही ट्रेजरी थी वो कम पड़ने लगी। तो किंग चार्ल्स सेकंड ने इन्हीं गोल्डस्मिथ बैंकर से काफी बड़े अमाउंट में पैसे उठाए थे। और 1672 ये वो समय था जब किंग अनाउंस करते हैं कि वो अभी कुछ समय के लिए वापसी पैसा नहीं दे सकते। तो यही हुआ जब लोगों को पता चला कि उनका सोना इन गोल्डस्मिथ्स के पास नहीं है, तो बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया। जिसमें क्या हुआ कि अब जिसके भी पास IOU थे यानी रिसीप्ट्स थी, उनसे अब कोई भी ट्रेड करना नहीं चाहता था, क्योंकि अब सबको पता चल चुका था कि उन IOU के पीछे सोना मौजूद नहीं है। और ये गोल्डस्मिथ्स भी जो बैंक बन के बैठे थे, ये सब बैंकरप्ट हो गए थे। लोगों का पैसा रातों रात गायब हो गया था। पर इस इवेंट से पूरी दुनिया ये तो समझ गई थी कि कैसे अब कागज को भी लोग मनी मान सकते हैं। काफी लोग ये बिलीव करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI सिर्फ उतना ही पैसा छाप सकता है जितना उसके पास रिजर्व्स है। यानी अगर RBI के पास 100 टन सोना मौजूद है तो वो उतना ही पैसा छाप सकता है। और इस चीज को कंफर्म करने के लिए आप अपने नोट्स को भी देख सकते हो, जिसमें यही लिखा हुआ है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। यानी गोल्डस्मिथ जैसा ही सेम मॉडल है, पर ये तो वो है जो हमें बताया जाता है, ये सच नहीं है। इंडिया कभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड पे था ही नहीं। अभी RBI MRS यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसमें RBI को सिर्फ 200 करोड़ रुपए ही रिजर्व्स में रखने की जरूरत है कितने भी पैसे छापने के लिए, जिसमें 115 करोड़ गोल्ड के रूप में और 85 करोड़ फॉरेन रिजर्व्स के रूप में। सिर्फ 200 करोड़ रुपए के ऊपर RBI कितना भी पैसा छाप सकता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि आज की इकोनॉमी में जो पैसा है वो एक बिलीफ के ऊपर ही टिका हुआ है। यानी इन पेपर नोट और अकाउंट डिजिट के पीछे कोई रियल करेंसी मौजूद नहीं है। हम सिर्फ ये विश्वास कर रहे हैं कि इनकी मार्केट में वैल्यू है, उन नकली सिक्कों या फिर उन सोने के व्यापारियों के द्वारा बनाई गई रिसीट्स की तरह। पर फिर भी हमारे टोटल मनी सर्कुलेशन का RBI सिर्फ 16% है जो खुद से छापता है। बाकी पैसा कमर्शियल बैंक्स यानी प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स जिनमें हम अपना अकाउंट खुलवाते हैं, वो 84% पैसा छापते हैं इन RBI के पैसों के ही ऊपर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जब हम अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करते तो बैंक उन पैसों का करता क्या है, इसके मेनली 2 आंसर आपको दूसरों से मिलेंगे। पहले लोग कहते हैं कि बैंक कुछ भी नहीं करता, वो बस आपके पैसे संभाल के रखता है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ सकते हैं इस आर्ग्यूमेंट को कि हम सब बचपन में अपनी अपनी गुल्लक रखते थे। पर फिर आखिर बैंक क्यों हमें सेविंग अकाउंट पे 3% इंटरेस्ट देगा? भला उसका क्या फ़ायदा? उसे तो उल्टा हमसे पैसे लेने चाहिए हमारे पैसे संभाल के रखने के लिए। जब आप अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करते हो तो क्या पार्किंग वाला आपको पैसे दे देता है उल्टा? नहीं ना, आपको ही देने पड़ते हैं ना। तो ऑफ कोर्स अगर बैंक आपको उल्टा पैसे दे रहा है आप ही के पैसे संभाल के रखने के लिए, तो ये आर्ग्यूमेंट गलत है। और दूसरे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे पैसे लेके बैंक किसी और को लोन पे देता है, उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसका कुछ % बैंक हमें भी देता है। तो कुछ हद तक हाँ, बट ये आर्ग्यूमेंट भी गलत है। इंडिया में कमर्शियल बैंक फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम पे चलते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई भी इंसान अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करेगा तो बैंक RBI के रूल के तहत उस मनी का फ्रैक्शनल अमाउंट अपने और कुछ RBI के पास रखवाएगा। ये फ्रैक्शनल अमाउंट RBI टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है, पर अभी ये करंटली 22% है। बोथ CRR और SLR
अभी आरबीआई ने रिसेंटली सीआरआर को कम किया है इकोनॉमी को पुश करने के लिए। इस 22% का मतलब है कि इन पैसों के साथ बैंक कुछ नहीं कर सकता, इसे बस संभाल के रखा जाएगा। पर बाकी बचे 78% उसको बैंक लोन पे दे सकता है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि यही तो था जो हम कह रहे थे, इसमें कैसे अलग हुआ? तो देखो, ये इतना भी सिंपल नहीं है। अगर आप किसी इंसान के डिपॉजिट करे हुए पैसे निकाल के किसी और को लोन पे दे दोगे तो इसका मतलब कि जो डिपॉजिटर के अकाउंट में पैसे हैं वो कम हो जाने चाहिए, बट ऐसा सिंपली नहीं होता। तो बस यहीं पे आर्टिफिशियल पैसा क्रिएट होता है। चलो इसे शुरुआत से समझते हैं। मान लो मैंने 10,000 रुपये बैंक ए के अंदर डिपॉजिट किए हैं। बैंक ने आरबीआई के रूल के हिसाब से उसमें से 22% अपने पास डिपॉजिट कर लिए और बाकी बचे पैसे जो कि हुए 7,800 रुपये वो किसी और को लोन पे दे दिए। और जिस इंसान ने लोन पे पैसे लिए थे उस इंसान ने फिर से उन पैसों को खर्च किया, किसी और के पास आए। अब देन अगेन उस पैसों को जो कि किसी दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर हैं, उस पैसों को किसी दूसरे बैंक ने उसमें से 22% निकाल के आरबीआई के रूल के हिसाब से देन फिर से उसे किसी दूसरे इंसान को लोन पे दे दिए। और बस ऐसे ये प्रोसेस रिपीट करता रहता है जब तक ये पूरा अमाउंट खत्म ना हो जाए कि इसे लोन पे दिया ही ना जा सके इसमें से 22% निकाल के। बस इस प्रोसेस को होने के लिए कम से कम सिर्फ 2 बैंक और डिफरेंट अकाउंट्स की जरूरत है। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे 10,000 रुपये जो मैंने डिपॉजिट किए थे उसके इन बैंकों ने 35,452.35 रुपीज़ बना दिए हैं। इसको आप मनी मल्टीप्लायर नाम के इस छोटे से फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, आंसर ऑलमोस्ट सेम आएगा। बस इसी तरह से कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करता है। अब मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था पहले जिसमें मैंने बताया था कि 84% पैसा कमर्शियल बैंक क्रिएट करते हैं। ये 1970 से 2024 तक का डेटा है जिसका चार्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है, ये जितना मनी ग्रो कर रहा है सर्कुलेशन में, ये वो है। ये टोटल मनी है आरबीआई के डेटा के हिसाब से, पर ये रियली में पूरा मनी नहीं है। ये सिर्फ M3 मनी सप्लाई है। टोटल मनी सप्लाई M4 होती है, जिसे निकालने के लिए M3 मनी सप्लाई जो कि आरबीआई का डेटा है ऑलरेडी हमारे पास, उसके अंदर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का डेटा भी ऐड करना होता है। अब हो सकता है कि आप पोस्ट ऑफिस जानते हो बट आप ये नहीं जानते कि आप उसके अंदर सेविंग्स अकाउंट भी खोल सकते हो। या ये बिल्कुल सच है। ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चलता है और मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत ढूंढा, घंटों लगाए, पर मुझे ये डेटा कहीं मिला ही नहीं। तो कोई बात नहीं, बस इस पोस्ट ऑफिस का ही डेटा हमारे पास नहीं है। पर बाकी सारे बैंक, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उन सभी का डेटा M3 मनी सप्लाई के अंदर मौजूद है। वैसे भी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक और NBFCs ये दोनों बैंकों की तरह मनी क्रिएट नहीं कर सकते। यानी अगर शॉर्ट में कहूँ तो 84% से भी ज़्यादा मनी ये बैंक क्रिएट कर रहे हैं। पर अभी इसका डेटा मेरे पास है नहीं प्रूफ करने के लिए। तो अभी ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और बाकी आप इन सब चीज़ों को, इन सारे लिंक्स को एक ही लिंक से एक्सेस कर सकते हो जिसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है। अब इस पूरी मनी सप्लाई में से ये ब्लू वाला पार्ट ये जो आरबीआई ने खुद से क्रिएट करा है, ये नंबर हर 5.5 साल में डबल होता है। इसकी कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट लगभग 13.5% की है। और जो पैसा कमर्शियल बैंक क्रिएट कर रहे हैं वो हर साल 15% से भी ज़्यादा बढ़ रहा है। ये सारा पैसा डिजिटल है, यानी कंप्यूटर के अंदर है बैंकों के, जो बैंकों ने लोन देते समय ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर टाइप करके डिजिट्स बनाई है, जो आपके और मेरे भी बैंक अकाउंट के अंदर ऐसी डिजिट्स पड़ी हैं। ये डिजिटल करेंसी जो बैंकों ने बनाई है ये खुद से गायब हो जाती है जब भी कोई भी लोन रीपे होता है, पर इमीडिएटली ये बैंक वापस से क्रिएट कर देते हैं नया लोन इशू करके। इन्हें आरबीआई कंट्रोल कर सकता है रेपो रेट को छेड़ के। रेपो रेट को आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, पर बस आप ये सोच सकते हो जो लोन का इंटरेस्ट रेट है 8%, 6%, ये अगर कम हो तो ज़्यादा लोग लोन लेंगे और ये अगर ज़्यादा हो तो कम लोग लोन लेंगे। और आरबीआई इन बैंकों के इंटरेस्ट रेट को ऑलमोस्ट कंट्रोल कर सकता है। पूरी तरह से फिक्स नहीं कर सकता, पर मजबूरी क्रिएट कर सकता है कम ज़्यादा करने के लिए अपने मुताबिक। एंड अगले चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जो हमें रिवाइज करने की ज़रूरत है। जब लोग कम लोन लेते हैं तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ना कम हो जाती है, यानी कम स्पीड से बढ़ती है, और इसी वजह से इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ती है। पर जब मनी सप्लाई ज़्यादा बढ़ती है तो इन्फ्लेशन भी ज़ोर से बढ़ती है। हर 4 से 5 साल के अंदर मनी जो है इकोनॉमी के अंदर डबल हो रहा है। तो ये देखना जरूरी तो बनता है कि आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है, क्योंकि इतना पैसा किसी भी जगह पे बबल क्रिएट कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स ये जानना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, पर आरबीआई के डेटा के हिसाब से मार्च 1999 से 2003 तक पर्सनल लोन जो है वो 21% से भी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, जबकि जो पूरा बैंक क्रेडिट है वो सिर्फ 16.5% से इंक्रीज हुआ है। पर अभी शॉकिंग चीज़ आनी बाकी है। इसी समय में होम लोन 24% से भी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, जो कि इन सब में से सबसे ज़्यादा है।
पर अगर हम बिजनेस की बात करें तो उसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट 2023 में सिर्फ 6.5% का था, जबकि 2022 में 12.6% का था, यानी ये और कम हो चुका है। अगर बैंक्स लोन बिजनेस को देंगे तो बिजनेस जो है वो इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे रियलिटी में जो इंडिया है वो आगे बढ़ेगा। पर अगर लोन ज्यादा पब्लिक को दिया जाएगा तो ये लग सकता है कि इससे कंजम्पशन बढ़ेगा, पर एक्चुअली में अगर बिजनेस को लोन दिया जाएगा तो उससे अपने आप ही गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, जिसके चलते इवेंचुअली कंजम्पशन बढ़ जाएगा और कोई इन्फ्लेशन बबल भी क्रिएट नहीं होगा। फिर भी लोन ज्यादा दिया जा कहाँ रहा है। 44% of millennials polled in India say they plan to use their earnings to invest in a home in the next 2 years. This is a big change from the previous generations, which usually invested in stocks or gold. Its latest luxury residential project was ready. It was located in Gurugram in India's national capital region. The project opened for pre-sale, and within 72 hours, it was sold out. We are talking about 1,113 luxury flats valued at 7,200 crore rupees, all lapped up in just 3 days. Do you agree that real estate prices today for land and finished product are pricey? See, I say we are being very, very conservative in our pricing. I say we are being very, very conservative in our pricing. हम क्लियरली देख सकते हैं अब आखिर क्यों प्रॉपर्टी प्राइसेस इतने जोर से बढ़ रहे हैं, और ये एक बबल क्रिएट कर रहा है जिसके पीछे कमर्शियल बैंक्स का हाथ है। बैंक्स भी एक बिजनेस की तरह, वही बाकी बिजनेसेस की तरह प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, अब चाहे उससे हमें परेशानी हो। अगर आप एक बैंक रन कर रहे हो तो क्या आपके लिए ज़्यादा सेफ है, एक बिजनेस लोन देना या फिर एक हाउस लोन देना? ऑफ कोर्स हाउस लोन, क्योंकि उसके पीछे कोलैटरल मौजूद है। तो अगर लोन के द्वारा डिजिटल मनी क्रिएट करके हाउसेस में पंप अप होगा तो ऑफ कोर्स ये बात है, इससे हाउस प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होने ही है। अगर आपके प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अमीर होते जा रहे हो, भले ही आपको ऐसा लगे, क्योंकि जैसे जैसे प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आम लोगों के लिए और ज़्यादा महंगा हो जा रहा है प्रॉपर्टी खरीदना। अब अगर मान लो उन लोगों को प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, एक कि वो बैंक से लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदे, उसी बैंक से लोन लेके जिसने वो प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़वाए हैं, या दूसरा वो रेंट पे रहें, क्योंकि हम सभी के लिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से पहले रहने की चीज़ है। इस सिस्टम से जो बैंक चल रहा है, इस सिस्टम से सिर्फ प्रॉपर्टी जो है वो अमीर लोगों की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगी और प्राइसेस हमेशा बढ़ते नहीं रहते। इसे ध्यान से सुनना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आज की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। इनफैक्ट कोई भी देश का बैंक बैंकों को कंट्रोल करके स्टेबिलिटी बना नहीं सकता। ये सिस्टम पूरी तरह से बूम एंड बस्ट पे चलता है। इकोनॉमी में बबल तब बनता है जब बैंक ज़्यादा लैंड करते हैं और इसी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, और ज़्यादा लैंडिंग के कारण कुछ लोग अब वापसी लोन चुका नहीं पाते बैंक को, जिस वजह से बैंक अब लैंडिंग रोक देता है एंड इससे और भी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन बन जाती है। अब ये जो बबल है ये बर्स्ट हो चुका है एंड नाउ वी हैव रिसेशन। और अभी बेस्ट पार्ट ये है कि सोचो RBI रिसेशन से कैसे डील करता है। वो इंकरेज करता है बैंकों को और ज़्यादा लोन देने के लिए, अपना इंटरेस्ट रेट कम करके। बैंकों के ज़्यादा लोन देने की वजह से ही हम इस सिचुएशन में पहुंचे, और इससे निकलने का तरीका भी वही है कि ज़्यादा लोन देना। अगर आप चार्ट पे बबल और बस देखना चाहते हो तो वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये जो डिक्लाइन है ये 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हुआ है और अब फिर से बबल बनना चालू हो चुका है। जब भी कोई बबल फटता है तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पुअर और मिडिल क्लास पे पड़ता है। अगर मैं 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के होने वाले इम्पैक्ट को बताऊं तो सूरत के डायमंड मार्केट में इस क्राइसिस की वजह से वहां के ऑलमोस्ट 50% वर्कर की जॉब चली गई थी, जिनका नंबर 4 लाख के आसपास था। 2009 तक ऑलमोस्ट 1 करोड़ 3 लाख से भी ज्यादा इंडियंस गरीबी रेखा को छू चुके थे। इवन इंडिया की 80% हाउस होल्ड्स की इनकम पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, जबकि उनमें से बहुत ही कम थे जिनकी नौकरी नहीं थी। मैंने अभी बताया था कि RBI ऐसी सिचुएशन से कैसे डील करता है। हम आम लोगों को लोन लेना पड़ता है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। हो सकता है अभी भी आप लोग ये समझ ना पा रहे हो, इट्स ओके। आप इसे इस तरह से सोचो कि अभी भी जो इकोनॉमी में 80 to 90% पैसा है वो डेप्ट है, और ऐसा कह सकते हो कि डेप्ट ही मनी है। अगर हम लोग लोन लेना बंद कर दें तो हम इंडियन इकोनॉमी में से मनी जो है वो कम होता हुआ देखेंगे। यानी हम एक रोलर कोस्टर पे हैं जिसमें हमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लोन में डालना होगा वापस ऊपर आने के लिए, जबकि हम नीचे रोलर कोस्टर में आए इसलिए थे क्योंकि हम लोगों ने लोन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया था। इट्स लाइक प्लेइंग अ म्यूजिकल चेयर गेम। जो टाइम पे लोन चुका पाया वो बच गया, जो नहीं चुका पाया वो बैंकक्रप्ट हो गया। और कमाल की बात है, अभी भी आप इसे एक थ्योरी मान रहे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि US के फेडरल रिजर्व ने यानी सेंट्रल बैंक ने फरवरी 1994 में एक 40 पन्नों की किताब पब्लिश करी थी, जिसमें उन्होंने टी अकाउंटिंग के माध्यम से आज की मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम को समझाया था, जिसमें आखिर मनी कैसे क्रिएट होता है और
गवर्नमेंट कैसे IOU दे के इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मनी प्रिंट कर सकती है। एक्चुअली जहाँ पे इस सिस्टम की वजह से गरीबों का और मिडिल क्लास का नुकसान होता है, वहीं बहुत सारे बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स हैं जो चाहते हैं वर्ल्ड के अंदर और भी ज़्यादा रिसेशंस हैं। एक्चुअली में जो रिच लोग हैं उनके पास मैसिव एक्सेस होता है डेब्ट का और उन्हें कम भी इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, इसी वजह से वो उससे एसेट्स खरीद पाते हैं। और जो ये मैसिव इन्वेस्टमेंट है इनकी जो एसेट्स के ऊपर करी जा रही है, इस वजह से जो एसेट्स के प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ चुकी है। और जो नॉर्मल मिडिल क्लास है वो हेल्थ, एजुकेशन और होम को ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मानते हैं। उनकी ज़िंदगी भर की कमाई से भी इन 3 जगहों पे निकल जाती है। ये चीज़ सोचने में कोई दिक्कत नहीं है कि गवर्नमेंट रिच से ज़्यादा टैक्सेस वसूले और पुअर को दे दे, पर दूसरे सिस्टम को अवॉइड करना, जो पुअर के बैंक अकाउंट के अंदर जो डिपॉजिट करे हुए पैसे हैं उसे सीधा उठा के सबसे ऊपर एक अमीर आदमी को दे दे, तो ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी। अगर आपको एक सक्सेसफुल बैंकर बनना है तो आपको अपने बैंक को इतना बढ़ाना होगा कि आपकी गलती की वजह से भी अगर आपका बैंक गिरे तो RBI उसे गिरने ना दे। इन बड़े बैंकों को टू बिग टू बी फॉल कहा जाता है क्योंकि अगर ये गिर गए तो ये डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करेंगे जिससे बाकी फाइनेंशियल मार्केट भी गिर जाएगा। काफी सारे बैंक अभी रिसेंट ईयर में इंडिया में गिरे हैं, जिसमें से कुछ अभी नोटेबल एग्जांपल है। यस बैंक जो कि 2020 में गिरा था, इसे RBI ने दूसरे बैंक के द्वारा संभाल लिया था। 2020 में ही लक्ष्मी विकास बैंक ये भी गिरा था, जिसे RBI ने DBS बैंक इंडिया लिमिटेड बैंक के साथ मर्ज कर दिया था। 2022 में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिंग बैंक के गिरने के बाद भी RBI ने इसे दूसरे बैंक के साथ मर्ज कर दिया था। असल में किसी भी देश के सेंट्रल बैंक का काम होता है अपने देश के बैंकों को बेल आउट करना, क्योंकि अगर उन्हें बेल आउट ना किया गया तो वो बैंक गिर जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी उन बैंकों ने मनी क्रिएट कर रखा था लैंडिंग से, वो सारा का सारा डिसअपियर हो जाएगा। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को ही देख लो, ये चालू हुआ था उनके बैंक के गिरने से, जिसे उनके सेंट्रल बैंक ने नहीं बेल आउट करा था, जिसका इफेक्ट सारे देशों में फैल गया। ये बैंकों को अच्छे से पता है नो मैटर व्हाट इन्हें बेल आउट करा जाएगा। मेरे पास अभी 2 चैप्टर और बचे हैं इस वीडियो के अंदर डालने के लिए, पर ये वीडियो वैसे ही बहुत बड़ी हो चुकी है, तो आप लोग कमेंट करके बताओ क्या आप लोग उस इस वीडियो के पार्ट 2 को चाहते हो, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना। हम 100 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, और जब तक मैं नई वीडियो बना रहा हूँ तब तक आप इन दोनों वीडियो में से किसी एक को चुन लो। लेफ्ट में आप जानोगे कि आखिर स्टार्टअप लॉस कैसे बनाता है और क्यों बनाता है, और राइट में आप जानोगे कि आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट को चाइना कैसे डोमिनेट करता है। इनमें से एक पे क्लिक करो, मैं वहीं पे मिलता हूँ। बाय।